गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज बात करने वाले हैं डीएनसी मशीन्स के बारे में। पिछली क्लासों में हमने एनसी मशीन्स और सीएनसी मशीन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो हम सबसे पहले देखते हैं बेसिकली डीएनसी का मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल। ऐसी मशीनें जो कि डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं उनको डीएनसी मशीन्स कहते हैं। इस प्रकार से हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं। DNC is manufacturing system in which a number of machines are controlled by a computer through direct connection and in real time. इसके बाद अगला पॉइंट है also defined by EIA as DNC is a system connected a set of NC machines to a common memory for part program or machine programs with provision for on-demand distribution of data to machines. Third point is that tape reader is omitted, for this involves data and processing from the machine to back to the computer. तो बेसिकली ये मशीनें होती क्या है, जिस प्रोडक्शन सिस्टम में बहुत सी ऐसी मशीनों में एक कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती हैं और उससे सीधे सीधे जुड़कर निर्देश प्राप्त करती हैं, उसे डीएनसी मशीन्स कहा जाता है। बेसिकली इन सिस्टम में पार्ट प्रोग्राम कंप्यूटर को मेमोरी से सीधे मशीनों में फीड किए जाते हैं तथा उसे टेप रीडर आदि नहीं लगाए जाते। एक डीएनसी कंप्यूटर से सबसे अधिक मशीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी मशीनों को निर्देश की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर तुरंत निर्देश देता है। इस सिस्टम में कार्य स्थलों पर एकत्रित डाटा तथा प्रोसेस की स्थिति के बारे में सूचनाएं देने की क्षमता भी होती है। इस प्रकार से ये डीएनसी मशीन्स होती है। अब हम बात करते हैं इनके कंपोनेंट। बेसिकली डीएनसी मशीन्स के 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट सेंट्रल कंप्यूटर होगा। सेकंड इज बल्क मेमोरी विद स्टोर्स ऑफ एनसी पार्ट प्रोग्राम। थर्ड इज टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स एंड फोर्थ इज मशीन टूल। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डीएनसी मशीन्स। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसी के साथ बल्क मेमोरी कनेक्टेड रहती है, जिसमें हम एनसी प्रोग्राम्स के डाटा को फीड करते हैं। फिर जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो टेली कम्युनिकेशन लाइन्स के द्वारा मशीन टूल से कनेक्टेड होता है। अब ये मशीन टूल्स कई सारे हो सकते हैं, लगभग 100 से अधिक मशीनों को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं बेसिकली पॉइंट वाइज कि इसका प्रिंसिपल पॉइंट के रूप में कैसे हम समझेंगे। A central computer connected to a number of machine tools and control them. Second point is part program of all machine tools are stored in the memory of central computer and transmitted on the direct transmission lines on demand. Third point is two-way information flow take place in real time. इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं various machine tool can communicate with the computer in real time. इसके बाद अगला पॉइंट programs in full or segment can be transferred in NC machine. अगला पॉइंट आता है computer can be used for program editing. अगला पॉइंट no tape readers are used. And last, no limitations for the number of size of program stored. तो बेसिकली इसके प्रिंसिपल के बारे में हमने यहाँ पॉइंट वाइज देखा कि पहले पॉइंट का मीनिंग क्या है। एक सेंट्रल कंप्यूटर से कई सारी मशीनें कनेक्ट होती हैं और एक कंप्यूटर ही उन सभी मशीनों को कंट्रोल भी करता है। इसके बाद
जो हमारे पार्ट प्रोग्राम होते हैं, मशीन टूल के जो पार्ट प्रोग्राम है वो सेंट्रल कंप्यूटर की मेमोरी में फीड रहते हैं और आवश्यकता के अनुसार उनको डायरेक्ट ट्रांसमिट भी करते हैं। इसके बाद रियल टाइम में इसमें टू वे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है। वेरियस मशीन टूल कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर रियल टाइम। कई सारे मशीन टूल कंप्यूटर के साथ रियल टाइम में कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम्स इन फुल सेगमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनसी मशीन। एनसी मशीनों में जो हमारे प्रोग्राम है वो फुल सेगमेंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर के द्वारा हम बनाए गए एनसी प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हैं। एनसी मशीन में किसी भी प्रकार के टेबल ट्रिगर का यूज नहीं होता है। इसके बाद इसमें प्रोग्राम के स्टोरेज की कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। Configuration of DNC system can be divided into two parts. First is DNC system without satellite computer, and second is DNC system with satellite computer. तो basically satellite computer क्या होते हैं? Satellite computers are the microcomputer and they serve to take some of the burden of central computer. Each satellite controls several machine tools. इसके बाद हम कुछ और भी चीजें देखते हैं। जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो विभिन्न पार्टों को बल्क मेमोरी में स्टोर रखता है। उन्हें आवश्यकता अनुसार विभिन्न मशीनों में भेजता रहता है। समय समय पर मशीनों से डेटा भी प्राप्त करता है। यह सिस्टम किसी भी सूचना को मांग होते ही तुरंत नवीन सूचना देता है। इस प्रक्रिया में कोई समय खर्च नहीं होता, इसलिए इसको रियल टाइम कम्युनिकेशन कहते हैं। डीएनसी में सेंट्रल कंप्यूटर बहुत सारी मशीनों के साथ एक समय में रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकता है। अब हम इसको एक डायग्राम से देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर ये जो पहला डायग्राम है ये डीएनसी सिस्टम विदाउट सैटेलाइट कंप्यूटर है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ एक बल्क मेमोरी इंटीग्रेटेड है और इस सेंट्रल कंप्यूटर का कनेक्शन टेलीकम्युनिकेशन लाइन के द्वारा मशीन टूल से करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक सेंट्रल कम्युनिकेशन से टेलीकम्युनिकेशन लाइन के द्वारा 6 मशीन टूल्स कनेक्ट किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डीएनसी सिस्टम विद सैटेलाइट कंप्यूटर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ये सेंट्रल कंप्यूटर है, इसके साथ बल्क मेमोरी विद एनसी प्रोग्राम। जो हमारी बल्क मेमोरी है इसके साथ कनेक्ट की गई। सेंट्रल कंप्यूटर का कनेक्शन हम टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा हम यहाँ पर सैटेलाइट मिनी कंप्यूटर लगाते हैं। इसके साथ पे मेमोरी बफर भी लगा रहे हैं और सैटेलाइट कंप्यूटर प्लस मेमोरी बफर का कनेक्शन हम अपने मशीन टूल से कर देते हैं। इस प्रकार से हम इसका एक फ्लो डायग्राम समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टू टाइप्स ऑफ डीएनसी। बेसिकली जो डीएनसी होती है टू टाइप की होती है। There are two alternative system configurations by which the communication link is established between the central computer and the machine tool. जो मशीन टूल और सेंट्रल कंप्यूटर के बीच जो लिंक होता है वो बेसिकली टू टाइप से ठीक किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम या बीटीआर सिस्टम और सेकंड आता है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले देखते हैं बीटीआर सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं द कंप्यूटर इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द रेगुलर एलसी कंट्रोलर यूनिट।
जो हमारा कंप्यूटर होता है हम उसको एलसी कंट्रोलर यूनिट के साथ सीधे लिंक करते हैं, except for the source of the command instructions. The operation of the system is very similar to conventional LC. अगला point, the controller unit uses two temporary storage buffers to receive blocks of instructions from the DNC computer and convert them into machine actions. तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा कंट्रोलर यूनिट टू टेम्पररी स्टोरेज बफर से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और उनको मशीन के एक्शंस में कन्वर्ट करता है। अगला पॉइंट, वन बफर इज रिसीविंग अ ब्लॉक ऑफ डाटा, द अदर प्रोवाइडिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस टू मशीन 2। और इसका लास्ट पॉइंट है, कॉस्ट इज वेरी लेस। जो बीटीआर सिस्टम की कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बीटीआर सिस्टम को देखा। अब हम इसको थोड़ा अगली भाषा में समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है बीटीआर सिस्टम, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर को सीधे एलसी मशीन की कंट्रोलर यूनिट से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का कनेक्शन टेप रीडर के पीछे किया जाता है। इसी कारण इसको बीटीआर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। कंट्रोलर यूनिट में दो अस्थायी बफर स्टोर होते हैं, जिनमें से एक डेंसी से सामूहिक डाटा को प्राप्त करता है और दूसरा मशीन टूल की कमांड को निर्देश देता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। इस प्रकार से हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमारा ये डीएनसी कंप्यूटर है, ये बल्क मेमोरी विद एलसी प्रोग्राम्स है और ये एलसी कंट्रोलर है। ये इसके साथ टू स्टोरेज बफर्स लगाए गए हैं एलसी कंट्रोलर के साथ। तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन डीएनसी कंप्यूटर से आता है और ये इसको देता भी है, और इसका कनेक्शन हम टेप रीडर रिप्लेस्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन लाइन से, यहाँ पर टेप रीडर का यूज न करके हम टेलीकम्युनिकेशन लाइन का यूज कर रहे हैं, और इसका कनेक्शन हम अपने मशीन 2 से कर देते हैं। इसके बाद अगला आता है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। तो हम अब इसके बारे में पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे कि बेसिकली इसमें क्या होता है। इस पूरे सिस्टम में एलसी कंट्रोलर के स्थान पर एमसीयू का यूज कर लेते हैं। एमसीयू कंप्यूटर और मशीन के बीच सीधा कम्युनिकेशन बनाती है। यह एमसीयू बीटीआर की तुलना में मेटल हटाने और इंटरपोलेशन के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित करती है। तो हम इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। Replace the regular controller unit with a special machine control unit. The special control unit is designed to facilitate communication between the machine tool and the computer. The special MCU configuration achieves a superior balance between accuracy of interpolation and fast removal rate than is generally possible with the BTR system. इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ डीएनसी मशीन। तो बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। पहला फंक्शन आता है एलसी विदाउट पंच टेप। यहाँ पर एलसी सिस्टम तो होता है, लेकिन इसमें पंच टेप का यूज नहीं होता है। एलसी पार्ट प्रोग्राम स्टोरेज, इसमें एलसी पार्ट प्रोग्राम का स्टोरेज होता है। डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड अगला आता है कम्युनिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सीएनसी एंड डीएनसी। तो हम पहले यहाँ पर इसके डिफरेंस को देखते हैं। सीएनसी कंप्यूटर एक ही मशीन को कंट्रोल करता है तथा डाटा को इकट्ठा करता है, लेकिन डीएनसी में क्या होता है, जो हमारा डीएनसी। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सीएनसी कंप्यूटर मशीनों से सीधे जुड़ा होता है,
जबकि डीएनसी कंप्यूटर मशीनों से दूर एक अन्य स्थान पर स्थित रहता है तथा टेलीकम्युनिकेशन लाइनों के द्वारा मशीनों से सीधे जुड़ा होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। सीएनसी कंप्यूटर मात्र एक मशीन को कंट्रोल करता है, जबकि डीएनसी में जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो कई सारी मशीनों को कंट्रोल करता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। सीएनसी में प्रोग्रामिंग ऑपरेटर के द्वारा भी की जाती है, जबकि डीएनसी मशीन में एक हमें स्किल्ड पार्ट प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम पांचवा पॉइंट देखते हैं। सीएनसी मशीनें फ्लेक्सिबल होती हैं, जबकि डीएनसी मशीनें सीएनसी की तुलना में कम फ्लेक्सिबल होती है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं एनसी पार्ट प्रोग्राम स्टोरेज। द एनसी पार्ट प्रोग्राम स्टोरेज सबसिस्टम मस्ट बी structured to satisfy several purposes. First is the program must be made available for downloading to the NC machine tools. इसके बाद second point इसमें आता है the subsystem must allow for new program to be entered. Only programs to be detected and existing program to be edited. इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसमें नए प्रोग्राम को इंटर करा सकते हैं, पुराने प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं, और अगर हम किसी भी अन्य प्रोग्राम को एडिट करना है तो हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है द स्टोरेज सबसिस्टम मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड टू परफॉर्म सर्टेन डाटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट फंक्शन such as file security, display of programs and manipulation of data. इसके बाद हम देखते हैं डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग। तो बेसिकली है क्या इसमें कि द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज टू मॉनिटर फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री। बेसिकली जो डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग का मेन पर्पज है किसी भी फैक्ट्री में हो रहे प्रोडक्शन को मॉनिटर करना। सेकंड पॉइंट, द डाटा कंसर्न आर टूल यूजेस, मशीन यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन पीस काउंट, एंड लास्ट पॉइंट, दिस डाटा मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय डीएनसी कंप्यूटर एंड रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड टू प्रोवाइड मैनेजमेंट information necessary for running the plant. तो बेसिकली हमें अपने प्लांट को रन कराने के लिए मैनेजमेंट को हमें जो जानकारी भेजनी होती है उस जानकारी को कलेक्ट करना ही डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के मेन पर्पस है। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नेटवर्क रिक्वायर्ड टू accomplish the previous function of DNC. The essential communication links in DNC are between the following components of the system. First is central computer and machine tools. Second is central computer and MC part programmer terminal. And third and last, central computer and bulk memory. इसके बाद हम अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डीएनसी सिस्टम। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है? Elimination of punch tape and tape readers. Second point is convenient storage of NC part programs in computer files. इसका थर्ड पॉइंट आता है greater computational capability and flexibility. Fourth point, reporting of soft performance. And last point, convenient editing and diagnostic features. तो बेसिकली ये डीएनसी सिस्टम के एडवांटेजेस होते हैं। इसके बाद हम इसका कंक्लूजन क्या देखते हैं? डीएनसी कॉन्सेप्ट represent a first step in the development of production plant which will be managed by computer system. This
establish the framework for the evaluation of computer automated facility. इसके बाद अब हम देखते हैं कि मोशन ऑफ जो हमारी सीएनसी मशीनें होती हैं उनमें कौन कौन सी एक्सेस होती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी कौन सी एक्स एक्सिस है, कौन सी वाई एक्सिस है और कौन सी जेड एक्सिस है। द coordinate system used for the tool path must be identical to the coordinate system used by the CNC machine. The standard for CNC machine axes are established according to the industry standard report EIA RS 267A. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारी मशीनें होती हैं टू टाइप की होती है, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या तो वर्टिकल होगी। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल मशीन के बारे में बात करते हैं कि हम उसमें डायरेक्शन को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल का। तो हम सबसे पहले राइट हैंड रूल को ऐसे देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारी स्पिंडल की डायरेक्शन होती है, हमेशा जो हमारी स्पिंडल की डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन होगी। उसके बाद जो हमारी स्लाइड की डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल, जहां पर हम वर्कपीस को क्लैंप करते हैं और हमारा वर्कपीस जहां पर मूव करता है तो वो एक्स डायरेक्शन होगी। और एक्स और जेड डायरेक्शन के वर्टिकल हमारी जो भी डायरेक्शन होगी वो वाई डायरेक्शन होगी। इस प्रकार से चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। अब जैसे हमने यहाँ पर अभी हॉरिजॉन्टल मशीन की बात की, अब इसके बाद अगर हम वर्टिकल मशीन की बात करें, अब वो मान लिया हम वर्टिकल मिलिंग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारा स्पिंडल उसका होगा वो ऐसे वर्टिकल होगा। जब वो वर्टिकल होगा तो इसका मतलब जो हमारी स्पिंडल की डायरेक्शन होगी जेड डायरेक्शन होगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन है। इसके बाद वो स्लाइड जहां पर हमारा वर्कपीस मूव कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन होगी। तो एक्स और जेड के जस्ट परपेंडिकुलर हमारी जो भी डायरेक्शन होगी वो वाई डायरेक्शन हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसमें एक्स वाई और जेड डायरेक्शन का पता लगा लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर ये स्पिंडल लगा हुआ है, तो ये अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये प्लस जेड डायरेक्शन होगी, अगर नीचे आ रहे हैं तो माइनस जेड डायरेक्शन। इसके बाद हम यहाँ पर इस स्लाइड में जहां पर वर्कपीस को बांध के मूवमेंट करा सकते हैं वो एक्स डायरेक्शन होगी। तो ये यदि हम इसमें इधर जा रहे हैं तो ये प्लस डायरेक्शन होगी प्लस एक्स, और इसके इधर आ रहे हैं तो ये माइनस एक्स डायरेक्शन होगी। फिर इन दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर मींस एक्स और जेड के परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगी वो वाई डायरेक्शन होगी। इस प्रकार से हम इसमें डायरेक्शन का पता आसानी से लगा लेते हैं। अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे एफएमएस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और सीआईएम। और अगर कुछ छोटे छोटे टॉपिक अभी बचे हुए हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।